साथियों नमस्कार। हम पिछली क्लास में भाग 1 में पढ़ रहे थे महासागरीय धाराएं, और उसी के क्रम में हम अगली जो महासागरों की धाराएं हैं वो आज डिस्कस करेंगे, और इसके साथ करेंगे आरपीएससी द्वारा पूछे गए विविध एग्जामों में प्रश्न, उनको हल करते हुए चलेंगे, ताकि जब पढ़ाया जाता है तो उसमें कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रश्नों के माध्यम से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये महासागरीय धाराएं आपके लिए और आसान हो जाएगी, और आसान करने के लिए मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो एक साथ जोड़ता हुआ चलूँगा। एक बार मैं थोड़ा सा पिछली क्लास को दोहरा दूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको धाराओं के बारे में बताया था कि धारा या प्रवाह या विशाल धारा क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद धाराओं की उत्पत्ति के मेन कारण, उत्पत्ति का जो मुख्य कारण था वो मैं बारी बारी आपको चिन्हित करके बता रहा था कि प्रचलित पवने, सन्मार्गी या ग्रहीय या स्थायी पवने, जब तक ये पृथ्वी घूमेगी तब तक ये पवने उसी दिशा में उसी क्रम में चलती रहेंगी, और ये जब चलती रहेंगी तो ये धाराएं जो हैं वो भी चलती रहेंगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान है इन प्रचलित पवनों का, धाराओं को दिशा देना और गति देने का काम इन प्रचलित पवनों का रहता है। उसके बाद मैंने आपको कारणों में बताया था पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब इससे एक धारा चक्कर जो है वो पूर्ण होता है, और धारा चक्र का किस गोलार्ध में किस तरह से उसका चक्कर पूर्ण होगा, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बात हम कर चुके हैं। दोबारा एक बार पुनः मैं दोहरा दूं इस बात को कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी महासागर हैं उन महासागरों में जो धारा चक्कर होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बातें हम कर चुके हैं। या फिर तटीय जो आकृति हैं उनसे भी धाराएं जो है प्रभावित होती हैं, या फिर छोटी मोटी बातें और हमने की थी कि तलीय आकृति हैं उनसे धारा प्रवाहित जो है प्रभावित होती है, या फिर लवणता या तापमान की विविधता के कारण भी इन धाराओं में गतियां पैदा होती है, या जल का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ समायोजन होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि इस प्रकृति में सब कुछ जो है वो निश्चित तरीके से परिवर्तित होते हुए भी समायोजन की एक शक्ति जो है वो विद्यमान है, चाहे वो धरातल है, चाहे महासागर है, या फिर इनकी गतियों से संबंधित जो कुछ भी है, या जो भी प्रकोप रहते हैं उन प्रकोपों पर हमेशा ही इस तरह के समायोजन की संभावनाएं जो होती हैं उनके कारण ही इस तरह से प्रकृति जो है जिंदा और जीवित है, और निरंतर जो है वो ऋतु के नियमों को फॉलो कर रही है। यानी कि चाहे वो गीता में दिया हुआ ब्रह्मांड की जो गतियाँ हैं वो ऋतु के नियम को चला रही है, और ये शाश्वत सत्य है कि ये बहुत हमें ज्ञान नहीं है कि कब से, यानी मैं इसको परिभाषित नहीं कर सकता कि कब से और कब तक चलेंगी, लेकिन ये हमेशा एक चक्राकार रूप में अपनी परिवर्तनशीलता को और समायोजनशीलता को व्यक्त करती है। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम सीधी बात करते हैं आज के धाराओं के अगले क्रम की। तो हमने पिछले क्रम में पढ़ा था अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में, और आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन की, या फिर हम बात करेंगे हिंद महासागर की, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एक सुविधा हो जाती है कि आर्कटिक महासागर जमा होने के कारण उसमें जो धाराएं हैं वो ज़्यादातर नहीं चलती। तो बात करें साथियों आनंद के साथ। और शायद मैं मानता हूं कि कल कुछ बच्चों के जो कमेंट आए थे कि सर आप जो लिखते हो, पहली बात मैं लिखने में कंजूसी ही करता हूं, क्योंकि लिखने की बजाय मैं चाहता हूं कि उस चीज़ को पूरी तरह से डिफाइन किया जाए, तो लिखने में कंजूसी करता हूं, और जो भी मैंने लिखा वो कहते धुंधला सा दिखता है, हम नोट नहीं कर पाते। शायद मुझे लगता है कि आज आप इस चीज़ को स्पष्ट देख पा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी तरह से आपको जो है वो मैं समझा दूं। तो बात आती है हमारे पास किसकी, प्रशांत महासागर की। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, या इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा महासागर, या मैं यूं कह दूं कि इस धरती के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/3% भाग पर फैला हुआ है ये, या मोटा मोटा मैं कहूं कि तो ये कह सकता हूं कि 16.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये प्रश्न सिंपल हैं जो आते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं जीके नहीं करवा रहा हूं आपको। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, या फिर सबसे पुराना, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वो आते हैं किसके, प्रशांत महासागर के आते हैं।
तो प्रशांत महासागर से धाराओं से संबंधित जो बातें हैं वो हम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि घूर्णन गति के कारण जो जल है वो इस घूर्णन गति का साथ नहीं दे पाता, तो विषुवत रेखा के ऊपर और दक्षिणी में जो धाराएं होती है वो पृथ्वी की गति के विपरीत चलती हैं। यानी उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धाराएं होती है वो पूर्व से पश्चिमी की तरफ चलती हैं, और जो प्रति विषुवत रेखीय इन दोनों धाराओं के बीच में जो धारा होती है, या विपरीत धारा भी कई बार इसको कह दिया जाता है, ये हमेशा पृथ्वी की गति के हिसाब से पश्चिमी से पूर्व की तरफ गति करती है। हो सकता है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज हो, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ। अभी जब ये प्रशांत महासागर करवाऊंगा तो ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो जब हम गतियों की बात कर रहे थे, फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ द्वीप समूह ऐसे हैं या महासागरीय जो आकृतियां हैं, स्थलीय तलीय जो आकृतियां हैं, वो भी इन धाराओं के क्रम को प्रभावित करती है। तो वो इसमें हम बात करेंगे कि कौन से द्वीप से कौन सी धारा मुड़ जाती है। बात ये है कि आपको मानचित्र का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और ये बात पूरी तरह से आपकी खोपड़ी में बैठ जाएंगी। अब हम बात करते हैं आज की प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं। और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है उसमें ठीक धारा चक्कर जो है वो क्लॉकवाइज बनता है, उसी तरीके से जैसे कि उत्तरी अंटार्कटिक उत्तरी अंध महासागर में बनता है। और उन्हीं को कोरिलेट करते हुए अगर हम यहाँ चलेंगे तो निश्चित तौर से पिछली जो प्रशांत महासागर की क्लास थी, अंटार्कटिक महासागर की जो क्लास थी, उसी क्लास को मैं इसी प्रशांत महासागर में समझाता हुआ चलूँगा। बात आती है उत्तरी प्रशांत महासागर की। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय जो धारा है, जैसा कि मैंने बताया कि वो पूर्व से पश्चिमी की तरफ गति करती है। तो ये जो धारा चक्कर है वो यहाँ से शुरू होता है, यानी कि मैं यूँ कह दूँ कि ये लगभग पनामा जो जल संधि है या पनामा के पास से ये धारा चक्कर जो है या उत्तरी विषुवत रेखीय जो धाराएं हैं वो चलती है। और चलने के बाद सुदूर ये लगभग मोटी सी अगर बात बताऊं आपको तो 7500 नॉटिकल मील, ध्यान रहे साथियों, ये आरपीएससी 2013 वाली वैकेंसी में पूछा गया था प्रश्न, और आसान प्रश्न था, लेकिन हमें पता नहीं होता कि मोटा मोटा सा आइडिया बता दूं कि हमारे पास माप इकाइयों के तौर पर जो हम माप लेते हैं उसमें किलोमीटर की इकाई चलती है या फिर मील की इकाई चलती है। लेकिन धरातलीय मील और नॉटिकल मील में थोड़ा फर्क होता है। धरातलीय मील जहां किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 1.6 मोटा 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील, जबकि एक नॉटिकल जो मील होता है वो लगभग 1.84 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब नॉटिकल मील जो होता है उसे कई बार हम समुद्री मील भी कह देते हैं, उसमें ये दूरियां मापी जाती है। तो नॉटिकल मील की जहां मैं बात कर रहा हूं तो ये लगभग जो उत्तरी विषुवत रेखीय जो धारा है प्रशांत महासागर की, ये 7500 नॉटिकल मील चलने के बाद ये कहाँ पहुंचती है, जो हमारे पास पूर्वी द्वीप समूह है उनके पास चली जाती है। या मैं यूं कहूं कि फिलिपाइन जो द्वीप समूह है, फिलिपाइन जो देश है, और फार्मोसा जो द्वीप है जिसको हम ताइवान भी कह देते हैं, तो फार्मोसा द्वीप के पास ये पहुंचती है। और पहुंचने के बाद ये जो होती है एक इन द्वीपों से या एक तरह से ये बंद जो सागरीय स्थिति है, इस सागरीय स्थिति से तापमान प्राप्त कर लेती है। और ज़्यादा तापमान प्राप्त करने के कारण ये एक तरह से मैक्सिकन जो गल्फ होती है उसी तरीके का माहौल यहाँ क्रिएट हो जाता है। अंटार्कटिक महासागर में मैक्सिकन जो गल्फ थी या मैक्सिको की जो खाड़ी जिसको हम गल्फ कह रहे थे, छोटे मुंह वाली खाड़ी, उसकी तरह यहाँ जब ये जल इकट्ठा होता है तो तीव्र प्रवाह के साथ ये क्यूरोसिवो धारा तंत्र के रूप में, दोबारा ध्यान देना, क्यूरोसिवो धारा तंत्र, तंत्र का मतलब है इसमें अनेकों धाराएं जो है वो बाद में जाके विभाजित हो जाती है। तो जिस तरह से गल्फ स्ट्रीम में एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था अंटार्कटिक महासागर में, उसी तरह से प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो धारा भी गल्फ स्ट्रीम जैसी है। लेकिन क्यूरोसिवो जो है तंत्र जो है वो ठीक जो है हम बात कर रहे थे फ्लोरिडा की धारा की तरह है। फ्लोरिडा की धारा या क्यूरोसिवो जो तंत्र है वो एक जैसी ही कंडीशन और एक जैसी स्थिति में है और एक जैसी पावर में है। तो प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो तंत्र फ्लोरिडा की धारा की तरह, और जो क्यूरोसिवो धारा है वो एक तरह से
हमने बात की थी गल्फ स्ट्रीम की तरह निकलती है। तो गल्फ स्ट्रीम में ये प्रशांत महासागर, कई बार प्रश्न पूछा गया, ये प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। क्या? क्यूरोशिवो धारा। क्यूरोशिवो धारा जब आगे बढ़ती है तो जो जापान के द्वीप है यहाँ जाकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी कि मैं ये बात कहूँ कि जापान के जो चारों द्वीप समूह है जो चापाकार आकृति में है, उसके जो पूर्वी तट है उस तट से होते हुए जब ये ऊपर बढ़ती है तो ऊपर बढ़ते हुए ये दो शाखाओं में बन जाती है। एक तो थोड़ा सा जापान के पूर्वी द्वीपों यानी कि पूर्वी तट के उत्तरी द्वीपों की तरफ चल जाती है, और एक जो होती है वो लगभग 35 या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाके पछुआ पवनों के प्रवाह के रास्ते में आ जाती है। इसीलिए ये सीधी सीधी जो होती है पश्चिमी से पूर्व हो जाती है। इनकी दिशा कैसी हो जाती है? पश्चिमी से पूर्व की ओर हो जाती है। तो एक जो तंत्र है वो इस तरफ, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी तट की ओर बढ़ने लगता है। इसको हम उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। दोबारा फिर सुनना इस बात को, यहाँ से जब ये जापान द्वीपों के आगे इसका प्रवाह पश्चिमी से पूर्व हो जाता है तो उसको हम अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से और प्रशांत महासागर में हम उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में जब ये आगे बढ़ता है तो फिर ये एल्यूशियन जो द्वीप है और जो खाई है, गर्त है, जो कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी में स्थित है, या मैं यूं कहूं कि प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित ये खाई है। इस खाई से ये दो शाखाओं में बन जाती है। यानी एक शाखा तो कैलिफोर्निया की तरफ आ जाती है और दूसरी शाखा जो है वो एल्यूशियन द्वीपों की तरफ, एल्यूशियन खाई जो है, और एक शाखा इसकी अलास्का द्वीप की तरफ चली जाती है, यानी अलास्का की खाड़ी की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब अलास्का और एल्यूशियन दो शाखाएं हैं। इस अलास्का शाखा का एक भाग जो है वो बेरिंग जल संधि की तरफ चला जाता है। साथियों, ये जो संधि है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ती है, ये बेरिंग जल संधि के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? जल संधि के नाम से। बातें जब चल रही हैं तो मैं आराम से थोड़ा सा आपको करवाऊंगा। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर एक जल डमरू होता है, एक संधि होती है, क्या ये अलग अलग होते हैं या फिर इनका कोई मतलब अलग होता है, या फिर ऐसे क्यों लिखते हैं दो नामों से? तो थोड़ा सा आप भी समझ लें, कई बार नहीं पता होता विद्वानों को भी, और कई बार एक नॉर्मल विद्यार्थी को भी इस बात का पता होता है कि जल डमरू का क्या मतलब है और जो जल संधि होती है उसका क्या मतलब है। जब हम बात कहने के, परिभाषित करने के तरीके में ही विभिन्नता है। जब मैं कहूं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर के जोड़ने वाली जो एक तंग रास्ता है दो महाद्वीप या दो द्वीपों के बीच में, तो वो क्या है? जल संधि है। जल को जल से जोड़ने वाली होती है जल संधि। लेकिन अगर यही बात मैं कहूं तो यानी कि अलास्का को रशियन प्रांत के साथ जोड़ने वाला जो एक स्थलीय भाग बनता है, जिसको इस तरह की आकृति हम कह सकते हैं डमरू जैसी, है ना। तो स्थलीय भागों को जोड़ने वाला जो जल है उसको हम जल डमरू के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब जब मैं कहूँ कि साइबेरियन या रशियन जो प्रांत है उसके भाग को जो अलास्का से मिलाने वाला है, दोनों महाद्वीपों की बात करता हूँ, तब तो ये बेरिंग जल डमरू है, और जब महासागर की बात करता हूँ तो ये जल संधि है। शायद बात स्पष्ट हो गई होगी कि जगह एक ही है लेकिन शब्द बोलने के जो तरीके हैं उनसे इनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि अलास्का में जो ये पहुंचता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, वो मुड़कर एक छोटी सी शाखा के रूप में बेरिंग जल संधि की तरफ चला जाता है, और एक जो शाखा मैंने बताई कैलिफोर्निया की तरफ आ जाती है। लेकिन ध्यान देना है साथियों इसको कि यहाँ वो गर्म होती है, यहाँ वो गर्म होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है तो उष्ण कटिबंध आ जाता है। कहाँ पर? यहाँ से नीचे उष्ण कटिबंध आ जाता है। तो उष्ण कटिबंध में धरातलीय तापमान महासागरीय तापमान की तुलना में ज़्यादा होता है, और इसी बात को लेकर हम अगर तुलना करते हैं तो कैलिफोर्निया धारा जो होती है वो ठंडी धारा है। ध्यान करना दोस्तों, कैलिफोर्निया के मरुस्थलीय भागों से अगर हम तुलना करें, इस धारा की, इस प्रवाह की बात करें तो ये ठंडी धारा होती है। क्या होती है? ठंडी धारा होती है। फिर ये अंततः जो है उत्तरी
प्रशांत प्रवाह का हिस्सा बनकर वापस उसी एक चक्राकार मार्ग में प्रवेश कर जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं उसी के ऊपर दोबारा फिर से कि ये जो क्यूरोसिवो एक प्रवाह तंत्र था, एक तरह से स्ट्रीम थी, जो कि मैंने बताया कि फ्लोरिडा की धारा की तरह थी, वो आगे जाके क्यूरोसिवो धारा के रूप में जो जापान के द्वीप है उनके पूर्वी तटों से होकर गुजरती है। तो इसका एक छोटा सा भाग जो होता है वो इन जापान के द्वीपों के पश्चिमी दिशा से निकलता है और इसी को ही सुसीमा धारा कहते हैं। क्या नाम है, ये लिखा हुआ भी है, सुसीमा धारा कहते हैं, जो जापान के पश्चिमी तटों से, जो ज़्यादातर क्या है कि जो सुनामी या ज़्यादातर ये ताकतवर होता है तो तटीय जो स्थितियाँ हैं उनको बर्बाद भी कर देता है। तो इसको कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जापान की काली धारा के रूप में भी परिभाषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो तंग रास्ते से जब गुजरता है तो यहाँ बंदरगाह की जो स्थितियाँ हैं उनमें काफ़ी हलचलें पैदा करता है। तो ये जापान की काली धारा। और दूसरी बात ये अपने साथ सॉरी ये अपने साथ अधिक लवणता और इसके अलावा तेज तापमान वाला प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो मत्स्य पालन है या तटीय जो क्षेत्र है उसके ऊपर तापमान बढ़ा देता है, तो इसे जापान की काली धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब बेरिंग जल संधि से जो एक धारा निकलती है, ठंडी धारा, आइसबर्ग युक्त होती है, क्योंकि इसी तरह से लैब्राडोर धारा की तुलना भी इससे की जा सकती है। लैब्राडोर धारा ठीक वैसी ही धारा इस बेरिंग जल संधि से निकलती है, आर्कटिक महासागर के आइसबर्गों को लेते हुए। अब वो जब यहाँ आती है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, क्यूराइल धारा, क्योंकि ये क्यूराइल यहाँ एक द्वीप समूह है उसके पूर्व से होकर निकलती है, तो इसका नाम रख दिया जाता है क्यूराइल धारा। और क्यूराइल धारा जो है वो ठंडी धारा है। ध्यान देना, सिर्फ शब्दों का फर्क है। क्यूरोसिवो धारा तो एक गर्म प्रवाह तंत्र का हिस्सा है और एक जो क्यूराइल धारा है वो ठंडी धारा है। और ओखोटसक जो सागर है या ओखोटसक जो क्षेत्र है उसके सीमांत सागर को ओसोटसक सागर कहते हैं। इस सागर से निकलने वाली जो क्यूराइल द्वीपों के पश्चिमी के साइड से निकलने वाली है उसको ओखोटसक धारा कहते हैं। और ये धाराएं अंततः जो क्यूरोसिवो धारा का उत्तरी पश्चिमी जो प्रवाह है उसके साथ मिलकर यहाँ पर धुंध और कोहरे जैसी स्थिति बना देती है और साथ में मत्स्य उत्पादन की अनुकूलतम दशाएं भी पैदा कर देती है। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्र है, चाहे जिसमें दक्षिणी का हम चीन क्षेत्र की बात करें या यहाँ की बात करें, तो पीला सागर है या जापान सागर है, इन सागरों की बात करें तो यहाँ मुख्यतः मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, वो इन धाराओं के मिलन स्थल पर है। अब अगला जो बात करते हैं, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अलास्का धारा, क्योंकि अलास्का हमेशा बर्फीले द्वीपों की तरह इसका जो तापमान है वो बहुत कम होता है, लेकिन अलास्का धारा, एल्यूशियन धारा, दोबारा ध्यान देना, एल्यूशियन धारा, अलास्का धारा जो है वो गर्म धाराएं हैं, क्योंकि ये उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह की तरह ही उत्तरी प्रशांत प्रवाह का हिस्सा है। और ध्यान ये भी रखना है कि जैसे नॉर्वे की धारा है, ठीक उसी तरह की अलास्का और एल्यूशियन धाराएं हैं जो इन तटों को हमेशा समकारी प्रभाव युक्त रखती है। अब बात आती है कि ये एक पूरा धारा चक्कर बन जाता है, लेकिन कई बार आईएएस में और आरएस में एक प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा ये धाराओं के नाम तो हम पढ़ लेते हैं, ठंडी गर्म भी हम पकड़ लेते हैं, लेकिन कई बार जब तुलनात्मक दृष्टि से इन प्रश्नों को दिया जाता है तो ध्यान करने वाली बात है ये कि जो उत्तरी प्रशांत प्रवाह तंत्र है वो कहीं उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह तंत्र से बड़ा और विशाल तंत्र है। बात समझ में आ गई होगी, बड़ा और विशाल तंत्र है क्योंकि इस महासागर का आकार भी बहुत बड़ा है। बात समझ में आ गई होगी। ये ध्यान दे लेना कि हमेशा उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में यह हमेशा क्लॉकवाइज रहता है। कैसा रहता है? धारा प्रवाह चक्कर जो होता है इसको गायर भी कह देते हैं, कई बार धारा प्रवाह चक्कर को गायर भी कह देते हैं। तो धारा प्रवाह चक्कर है या धारा चक्कर जो है उसको गायर कहते हैं। तो ये गायर जो है क्लॉकवाइज बनता है। अब बारी बारी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं बाद में हल करवाऊंगा तो ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। दोबारा फिर ध्यान दें, क्यूराइल धारा ठंडी धारा है, ओखो
टसक जो धारा है वो ठंडी धारा है, और उत्तरी प्रशांत में कैलिफोर्निया धारा भी ठंडी धारा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि ठंडी धारा का कोई मूल्यांकन किसी टेम्परेचर से नहीं है। महाद्वीप और महासागर के तापमान की तुलना के आधार पर जो जल धारा द्वारा लाया गया है वहाँ, वो उसकी तुलना में ठंडा है या गर्म, उसी से उसकी पहचान होती है कि वो ठंडी है या गर्म। जैसे उत्तरी जो प्रशांत महासागर में अलास्का जो धारा है वो इतनी गर्म नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से गर्म होती है, तो इसका मतलब इसको हमने गर्म धारा कहा है। अब बात करते हैं हम दक्षिणी प्रशांत प्रवाह की। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह को भी हम आसानी से पढ़ पाएंगे और आनंद के साथ इस चीज़ को कर पाएंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आरपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि ऐसा कौन सा महासागरीय अपवाह तंत्र है या धारा प्रवाह तंत्र है जिसके अंदर एक धारा चक्कर पूर्ण नहीं होता। तो साथियों, जब कारणों की हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि स्थलीय आकृतियां और तटीय जो आकृतियां हैं वो धारा प्रवाह चक्कर को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण सहायता निभाती हैं। तो जो दक्षिणी प्रशांत है उसमें दक्षिणतम का हिस्सा जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, उस हिस्से में कोई भी पूरी तरह से महाद्वीप नहीं है जिससे ये धारा चक्र पूर्ण हो सके। अंततः ये बिखरा हुआ एक दक्षिणी प्रवाह का हिस्सा हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रवाह शब्द इस्तेमाल करते हैं धाराओं से पहले एक विशाल जल राशि जो हवाओं के वेग के साथ ऊपरी सतह का जल जो है प्रवाहित होने लगता है, उसको हम प्रवाह कहते हैं। तो प्रत्येक महासागर में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी जो पछुआ पौने होती है उनके कारण जो होता है वो ये प्रवाह तंत्र जो है मजबूत हो जाता है, ऊपरी सतह का जल चलने लगता है, तो उसको दक्षिणी प्रवाह और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि दक्षिणी जो प्रवाह है वो ठीक पृथ्वी की तरह ही, पृथ्वी की जो गति है उसी तरह से पश्चिमी से पूर्व, ये बात ध्यान करना भाई, पश्चिमी से पूर्व की तरफ गति कर रहा है, लेकिन सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धाराएं होती है महासागरों की वो पृथ्वी की गति के विपरीत गति करती है। तो इसमें ठीक वैसे ही चल रहा है और इस तरह से चलते हुए ये दक्षिणी प्रवाह यहाँ जाके और दक्षिणी सुदूर जो दक्षिणी के द्वीप, दक्षिणी अमेरिका के जो द्वीप हैं और दक्षिणी अमेरिका का जो तट है जिसको हम चिली तट के नाम से जानते हैं, इस तट से होते हुए ये एक ठंडा जो धारा प्रवाह है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और इसको सबसे पहले बताने वाला विद्वान था हम्बोल्ट। इस प्रवाह के बारे में जो जानकारी दी वो जर्मन विद्वान हम्बोल्ट था, और जर्मन विद्वान हम्बोल्ट ने इस धारा की उत्पत्ति के कारणों की विस्तृत व्याख्या की, इसीलिए इसको हम्बोल्ट धारा कहते हैं। लेकिन पेरू के तट के पास से होकर जब ये गुजरती है तो इसको पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, एक तरह से ठंडी धारा है, या तो पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा एक ही बात है, लेकिन कई बार जो होता है वो पूछ लिया जाता है कि पेरू तट पर हम्बोल्ट धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पेरू धारा या पेरू धारा के नाम से भी कई बार ये शब्द आ जाता है। तो बात हम कर रहे थे हम्बोल्ट धारा की। तो हम्बोल्ट धारा में जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो साथियों पेरू के पास जाते जाते ये दक्षिणी जो प्रशांत प्रवाह है उसका हिस्सा हो जाती है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का हिस्सा हो जाती है। और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह जो है आगे बढ़ता हुआ जो है जापान के तट और जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह है उनसे यह मुड़कर नीचे की तरफ यानी आने लगता है, और मुख्यतः जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास आके ये बिखर जाता है। जब बिखर जाता है तो धीरे धीरे ये दक्षिणी प्रवाह का हिस्सा हो जाता है, या कई बार जो है ये इतना नॉर्मल जल होता है कि ये जो चक्कर है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि द्वीप समूह के कारण इस धारा का जो प्रवाह है वो बहुत ही बिखराव पूर्ण स्थिति में हो जाता है, और एक इसका जो भाग है वो इंडोनेशियाई द्वीप समूह के अंदर से होते हुए प्रवाहित होता है। साथियों, इसमें केवल एक ठंडी धारा, मैंने ऊपर बताया आपको कि उत्तरी प्रशांत में जो ठंडी धाराएं हैं उसमें लेब्राडोर की तरह जो धारा थी उसको हमने बेरिंग धारा के रूप में, आगे आके वो क्यूराइल धारा के रूप में बन जाती है। क्यूराइल धारा ठंडी थी, ओखोटसक जो धारा थी वो ठंडी थी, और इसके अलावा कैलिफोर्निया जो धारा थी वो ठंडी थी। लेकिन यहाँ जो बात आती है उसमें केवल और केवल पेरू या हम्बोल्ट धारा ही ठंडी धारा है। तो
ये एक धारा चक्कर जो है पूर्ण नहीं होता है, इसलिए ये एक पूर्ण गायर नहीं बनता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरपीएससी के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अब बात आती है, यूपीएससी में भी इसको पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरपीएससी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ अगर बात करूँ तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो मेरे कई साथियों ने कहा कि सर ये बात तो हमें बिल्कुल कभी समझ में नहीं आई कि ऐसे होता है क्या। और बारी बारी पिछली वैकेंसी में भी जब भारत की जलवायु की बात करते हैं, भारत के मानसून की बात करते हैं, तो ये चीज़ बड़ी उभर के आती हैं। तो अब हम बात करेंगे उस चीज़ की, और उसमें जब हम बात करें तो आपको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पेरू का जो तट है, यहाँ पर 25 दिसंबर के आसपास एक घटना घटित होती है। कब? 25 दिसंबर के आसपास एक घटना घटित होती है, क्योंकि गुड फ्राइडे का डे होता है। तो 25 दिसंबर के आसपास ये माना जाता है कि जो ईसा मसीह था उनका जन्म हुआ था, और उसके जन्म के दिवस के आसपास एक घटना घटित होती है कि जो हम्बोल्ट धारा है वो एक ठंडी धारा है, और प्रतिविश्वत रेखीय जो धारा है, यानी प्रशांत की प्रतिविश्वत रेखीय धारा या विपरीत धारा जो है, उनके बीच में एक ऐसी स्थिति कायम होती है जिसको हम दो नामों से जानते हैं, या कई बार इसको क्राइस्ट का शिशु भी कह देते हैं, या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के शिशु के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसमें दो प्रभाव पैदा होते हैं यहाँ, एक तो एल नीनो और दूसरा होता है ला नीनो। ला नीनो, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको तंग करेंगे साथियों। कई बार जो है ना, इनको एक अलग नाम से जो है हिंद महासागर में, या कई बार दक्षिणी प्रशांत महासागर में कई नामों से और भी जाना जाता है, जैसे दक्षिणी दोलन। थोड़ा शब्दों में अंतर है, ध्यान से पकड़ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब धाराएं मैं करवा रहा हूं तो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करूं। दक्षिणी दोलन या वाकर परिसंचरण तंत्र या वाकर संचलन तंत्र, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाऊंगा तो ये बात बिल्कुल पूरी तरह से मौसम तंत्र में ये पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि 25 दिसंबर के आसपास एल नीनो का मतलब है कि लगभग पेरू से यहाँ पर 180 किमी दूर या इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? एल नीनो की। एल नीनो का मतलब है कि सामान्य जो इसका तापमान है उससे 10 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाना। दोबारा ध्यान दें इस बात पे, क्योंकि प्रतिविश्वत रेखीय जो धारा है वो अगर पावरफुल हुई तो वो क्या है कि इस धारा के ऊपर चढ़ते हुए यहाँ गर्म जल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये धारा जो हम्बोल्ट धारा है वो कहीं दूर जाके नीचे से ऊपर की तरफ लंबवत, जैसे मैंने किनारी धारा के बारे में बताया था कि जो जल का लंबवत उत्क्रमण होता है, तो हम्बोल्ट धारा में भी ऐसा होता है कि जल जो है गर्म जल ऊपर आ जाता है और जो ठंडा जल होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ निकलने लगता है। तो लंबवत उत्क्रमण वाली जो ये स्थिति है, इसमें यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? लगभग सामान्य जो तापमान समुद्र का है उससे 10 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। जब एल नीनो में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर से महासागर में यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? निम्न वायुदाब का केंद्र। और यह इन ठंडी हवाएं जो होती हैं वो इसको भरने के लिए आती है। और फिर क्या होता है, जो एल नीनो में जो पेरू तट होता है ना, ये पेरू तट जो होता है भयंकर बारिश होती है पेरू तट पे। दोबारा ध्यान करना इस बात पे। पेरू जो तट है, हालांकि ये मरुस्थलीय इलाका है, लेकिन फिर भी एल नीनो के प्रभाव के कारण ये पेरू तट जो होता है विशाल वर्षा प्राप्त होती है, और इससे क्या होता है, प्लैंकटन खत्म हो जाते हैं, लवणता में कमी आती है, और जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। मछलियां मर जाती हैं और इन लोगों के दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें काफ़ी बदलाव देखे जाते हैं। तो इसे एक प्राकृतिक प्रकोप के रूप में भी देखा जाता है। तो ये एल नीनो जो प्रवाह है वो, ठीक ध्यान देना इस बात पे, एल नीनो का ये जो भाग है कुछ दिनों तक इकट्ठा होता है, और ये जल जो होता है वो बाद में इस दक्षिणी
दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के साथ आगे बढ़ने लगता है, प्रशांत प्रवाह के साथ आगे बढ़ने लगता है। इसको आगे बढ़ते हैं तो इसको विपरीत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत धारा या एल नीनो धारा कहते हैं। जब ये आगे बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर सामान्य जो महासागर है उसके टेम्परेचर से तकरीबन जो है वो 10 डिग्री ज़्यादा होता है। जैसे ही ये इन द्वीप समूह के पास जाता है तो इसे केल्विन प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान करना इस बात पे, इसको क्या कहते हैं? केल्विन प्रवाह के रूप में जाना जाता है। किसको? इसी एल नीनो के प्रभाव को। और ये इन तमाम द्वीप समूहों को पार करते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। कौन? एल नीनो का प्रभाव। अब ध्यान दो कि ये लगभग, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको, कि 7500 नॉटिकल मील यानी कि हिंद महासागर में जब प्रवेश करता है तो लगभग 10,000 नॉटिकल जो मील है वो गति करके जाता है और इसका जो विशाल जो जल होता है वो हिंद महासागर में चला जाता है, या मैं यूं कहूं कि लगभग दक्षिणी हिंद में प्रवेश कर जाता है। तो जब ग्रीष्म काल होता है, ध्यान करना, जब ग्रीष्म काल होता है तो हमारे जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है, कर्क रेखा पर लंबवत होती है। मैं इस बात को यहीं रोक रहा हूं क्योंकि हिंद कराऊंगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक साथ उसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि ये एक तरह से विपरीत धारा है और एक गर्म जल का प्रभाव जो है इन द्वीपों तक पहुंच जाता है और वो अंततः हिंद महासागर में पहुंच जाता है। ये घटना जो है वो लगभग 6 महीने का वक्त लगता है इसको। दिसंबर में पैदा हुई और हिंद महासागर में पहुंची तो ये जून तक पहुंच पाती है, जून तक, या कभी 10 दिन लेट या आगे पीछे हो जाती है। तो आप ध्यान दें कि भारत के जो मौसम तंत्र है या भारत की जलवायु जो है उसके जो पूर्वानुमान है वो यहीं पेरू तट से लगा लिए जाते हैं। कब? 6 महीने पहले ही हमारे मौसम विज्ञानी जो होते हैं वो बता देते हैं कि भारत का मानसून इस बार कैसा रहेगा, भारत का मानसून इस बार कैसा रहेगा, क्योंकि जो एल नीनो है उसका प्रभाव जब जाता है तो मैं पूरी हिंद महासागर में इस बात को स्पष्ट कर दूंगा। फिर दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो आता है लो नीनो। लो नीनो कई बार जो ये प्रतिविश्वत जो रेखीय धारा है वो धारा कमज़ोर होती है और ये जो हम्बोल्ट धारा है वो पावरफुल होती है, तो यहाँ पर जो जल है वो ठंडा जल एकत्रित हो जाता है और ये सामान्य टेम्परेचर जो महासागर का है उससे 10 डिग्री कम होता है, इसीलिए या उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है। जब उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है तो जो पेरू तट है इससे हवाएं जो हैं वो ये भाग जो है ठंडे प्रभाव के कारण सूखा रह जाता है। दोबारा ध्यान देना इस बात पे कि यहाँ उच्च वायु दाब का केंद्र बन गया और फिर उच्च वायु दाब का जब केंद्र बनता है तो ये क्षेत्र जो है वो एक तरह से तटीय स्थिति भी जो है उसका टेम्परेचर गिरा देती है और इससे क्या होता है कि ये भाग जो है वो सूखा रह जाता है, ये भाग सूखा रह जाता है। तो यहाँ मरुस्थल जैसी कंडीशनें पैदा हो जाती हैं। तो लो नीनो का बनना, ध्यान देना, लो नीनो का बनना हमारे लिए तो लाभदायक है, हिंद महासागर के लिए तो जो जलवायु तंत्र है उसके लिए तो लाभदायक है, लेकिन यहाँ के लिए हानिकारक है। दोनों स्थितियाँ, लो नीनो, एल नीनो। एल नीनो में पेरू तट पर अत्यधिक वर्षा होती है और अतिवृष्टि की समस्या होती है, तो जब मजबूत लो नीनो बनता है तो यहाँ पर अनावृष्टि की स्थिति बन जाती है, बरसात बहुत कम होती है या होती नहीं। तो ये जो फिर वापस उसी विपरीत धारा के तौर पे इसी तरह से आगे बढ़ती है और ये 6 महीने से हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। क्या? लो नीनो। अब ध्यान देना, लो नीनो मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर कम वाला एक धारा प्रवाह और एल नीनो का मतलब है 10 डिग्री टेम्परेचर का अधिक वाला जो प्रवाह है वो हिंद महासागर में प्रवेश करता है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले हिंद महासागर के धारा प्रवाह की। साथियों, मैंने कोशिश ये की है कि आपके पास लिखा है जो मैटर है या जो धाराएं लिखी हुई हैं वो आपको सुस्पष्ट दिखाई दे। अगर मैं पेन से इन चीज़ों को लिखूं तो ज़्यादा समय बर्बाद होगा और प्लस में ये चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं देगी। तो
आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये मेडागास्कर है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट। और ये तमाम वो द्वीप समूह हैं जिनसे ये जो तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसी विपरीत धारा या यहाँ आकर इसको कैल्विन धारा के रूप में माना जाता है, जिसको मैंने आपको बताया था एल नीनो धारा। एल नीनो धारा इसी हिंद महासागर में प्रवेश करती है, यानी मैं यूँ कहूँ कि दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है और इसकी आकृति एम आकृति की तरह है। तो ज़्यादातर तटीय स्थितियों से घिरे होने के कारण ये जो है यहाँ पर अपना प्रभाव व्यक्त करता है। तो अब पहले हम बात करते हैं धारा चक्र की। साथियों, उत्तरी हिंद और दक्षिणी हिंद के प्रश्न बहुत बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसमें केवल और केवल एक ठंडी धारा है जिसको हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जानते हैं। केवल एक ठंडी धारा जो ये है, ये दक्षिणी प्रवाह का हिस्सा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से होकर निकलती है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जानी जाती है। और ये धारा जो होती है वो क्या है कि ठंडी धारा है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूँगा, पहले कुछ नॉर्मल बातें हैं। आपको ये विषुवत रेखा दिखाई दे रही है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में, ध्यान देना, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखा धारा है? नहीं है। तो क्या दक्षिणी विषुवत रेखा धारा है? दिख रही है। तो क्या प्रति विषुवत रेखीय धारा है? नहीं है। अब ये बात बारी बारी आईएएस जैसे या यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर एमपी की जो पीएससी है, आरपीएससी है, उन्होंने इससे संबंधित इतने सवाल उठाए हैं पिछले फर्स्ट ग्रेड में और उससे पिछले में और 2013 वाले फर्स्ट ग्रेड में सीधे सीधे प्रश्न पूछे हुए हैं। मैं जो लाइनें आपको बोलूँगा उनको गौर से समझना है। ये उत्तरी जो हिंद महासागर है उसके आसपास जगह थोड़ी कम होने के कारण, द्वीप समूहों का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर इस तरह की कंडीशनें नहीं बनती कि पूरा का पूरा उत्तरी हिंद में एक गायर एक धारा चक्र पूर्ण हो, लेकिन दक्षिणी में ये पूरा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम बात जो कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो हिंद महासागर में धाराएँ जो है ग्रीष्म ऋतु में। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उत्तरी जो हिंद है, उत्तरी हिंद महासागर में धाराएं जो होती है मूलतः प्रभावित होती है किससे? मौसमी हवाओं से या व्यापारिक पवनों से और पश्चिमी पवनों से, पश्चिमी प्रवाह से। तो ग्रीष्म काल की बात अगर मैं करूं तो हमारी जो मानसूनी दशाएं होती है वो दक्षिणी पश्चिमी होती हैं। क्या होती हैं? दक्षिणी पश्चिमी होती हैं। तो ये जो धारा तट के आर पार चलने वाली होती है ये दक्षिणी पश्चिमी की तरह इस तरह से घूमती हुई होती है। लेकिन शीतकाल में जो उत्तरी पूर्वी जो लौटता हुआ मानसून है या उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जिसको हम जानते हैं उसका ये अनुसरण करती है और इसकी धारा जो है वो विपरीत तरीके से चलने लगती है। इसका मतलब मैं अगर कहूँ ये सोमालिया तट तक, सोमालिया और इथोपिया तक आती है, तो सोमालिया और इथोपिया तक जब आती है तो ये सोमाली धारा के रूप में और इथोपिया धारा के रूप में जानी जाती है। और अंततः जो होती है ये एक दक्षिणी की तरफ जो दक्षिणी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय प्रवाह है उसका ये मिल जाती है और बिखर जाती है। ध्यान देना, दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ कि उत्तरी हिंद महासागर में एकमात्र धारा जो है वो ऐसी है जो मौसम का अनुसरण करती है या मौसमिक उत्क्रमण होता है, जो व्याख्याता एग्जामों में 2 बार रिपीट हो चुका है कि किस महासागर में। अगर आपको महासागर दे तब तो हिंद आ जाएगा कि चारों महासागर दे दिए ऑप्शन में तो हिंद आ जाएगा, लेकिन कई बार उत्तरी और दक्षिणी हिंद महासागर दे दिया जाता है तो मौसमिक उत्क्रमण या मौसम के अनुसार जो धाराओं की गति है वो केवल उत्तरी हिंद महासागर में चलती है। अब बात ये आती है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, क्या जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो जो उत्तरी ग्रीष्म ऋतु होती है तो उत्तरी जो ये मैंने लाइन खींची है उत्तरी विषुवत हिंद महासागरीय धारा लुप्त हो जाती है।
जब गर्मी होती है तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो होती है वो लुप्त हो जाती है, और ये जो प्रवाह है, जो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस तरह से पूर्व में दिखा रखा है, दोबारा फिर दिखा देता हूं आपको कि ये जो प्रवाह है वो ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से चलता है, और ये दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून है उसको और ज़्यादा प्रबल करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद बात आती है कि दक्षिणी, क्योंकि ग्रीष्म काल में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा तो चलती है, तो दक्षिणी हिंद महासागर की विषुवत रेखीय जो धारा है वो चलते हुए जो है वापस मेडागास्कर के द्वीपों की तरफ बढ़ने लगती हैं। मेडागास्कर द्वीप की तरफ जब बढ़ती है तो इसके बीच में मोजाम्बिक एक देश है यहाँ पर, और इसको मोजाम्बिक यानी कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक जो देश है उनके बीच में एक चैनल है जिसको मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। ये चैनल के अंदर जब प्रवेश करती है तो इसको मोजाम्बिक धारा के रूप में जाना जाता है। क्या? मोजाम्बिक धारा के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसका एक हिस्सा जो होता है वो इधर आ जाता है, यानी कि मेडागास्कर के पूर्व की दिशा में एक हिस्सा इसका बिखर जाता है। इसी तरह से जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी धारा है, ये दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह का हिस्सा है, और ये ऊपर की तरफ जब बढ़ती है तो द्वीप समूहों से आगे बढ़ते हुए ये जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है उसके प्रवाह का हिस्सा बनते हुए नीचे की तरफ लौटती है, और अंततः क्या होता है? अंततः ये जो मैंने बताया आपको कि दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा प्रवाह है वो एक शाखा इसकी मेडागास्कर के पूर्व से निकलती है, उसके साथ मिलते हुए नीचे की तरफ लौट जाती है, यानी कि दक्षिणी जो हिंद महासागरीय प्रवाह है, जो ठंडा प्रवाह उसकी तरफ गति करती है। लेकिन यहाँ जब मेडागास्कर को पार करने के बाद मोजाम्बिक धारा और पूर्वी मेडागास्कर धारा मिलकर एक नई धारा बनाती है जिसको कहते हैं एंगुलहास धारा, क्योंकि एंगुलहास द्वीपों के आसपास है इसीलिए इसका नाम रखा गया एंगुलहास धारा। तो एंगुलहास धारा जो है वो गर्म धारा है, ये बात ध्यान में रहे आपको, क्योंकि ये मोजाम्बिक और पूर्वी जो मेडागास्कर धारा का ही एक सम्मिलित रूप है जिसको एंगुलहास धारा कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एंगुलहास धारा, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जैसे कनारी धारा है ना, दोबारा ध्यान दें, कनारी धारा है वो वैसे ठंडी नहीं है, तुलनात्मक दृष्टि से ठंडी है। उसी तरह से एंगुलहास धारा भी क्या है कि इस जो क्यों उष्ण कटिबंध में है अफ्रीका का विस्तार, तो ये तुलनात्मक दृष्टि से जो दक्षिणी का प्रवाह जो है इसके आगे तक फैल जाता है, तब ये इसका प्रभाव जो है वो ठंडे जैसा होता है। लेकिन सामान्यतः सभी बुकों में और इसकी मूल जो प्रकृति है उसको ही पूछा जाता है, तो ये मूल प्रकृति यानी जहाँ से पैदा हुई है वहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये गर्म धारा है, और ये आप गर्म धारा के रूप में ही इसे याद करेंगे। अब बात ये आती है कि जब मौसम परिवर्तित होता है, कब? शीतकाल आ जाता है, तो शीतकाल में सूर्य मकर रेखा की तरफ जब गति करता है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि उस समय उत्तरी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय प्रवाह तो चलने लगता है, लेकिन प्रति विषुवत रेखीय धारा लुप्त हो जाती है, प्रति विषुवत रेखीय धारा लुप्त हो जाती है। तो साथियों ये हमारा क्या था, धाराओं का एक टॉपिक था जो आज कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको पूर्ण नहीं मानता, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे तब हमारे जो पूर्ण कंटेंट है वो पूरी तरह से क्लियर होंगे। अब चलते हम उन प्रश्नों पर जो आरपीएससी ने बारी बारी पूछे हैं। बारी बारी का मेरा मतलब ये है कि मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करके लेके आया हूँ जो थोड़े से टफ है और जिससे कंटेंट जो है वो स्पष्ट हो सकता है। जो नॉर्मल पूछा हुआ है कि हिंद महासागर की निम्न में से कौन सी धारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी भिन्न है, या प्रशांत की कौन सी भिन्न है, उन प्रश्नों को बहुत कम उठाया, मैंने उठाया ही नहीं। मैंने तो उन तथ्यों को उठाया जो यूपीएससी या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या फिर आरपीएससी या नेट या जेआरएफ में जो प्रश्न या फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज व्याख्याता में पूछे हुए प्रश्न है, उनके जो कंटेंट वाले प्रश्न हैं जहां हम बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी उत्तर देने में असक्षम हो जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं उठा के आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान दीजिएगा, क्लास लंबी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बात जब मैंने ये कंटेंट पूरा करवा दिया है तो उस के प्रश्न भी हमें हल करेंगे तो फिर आप शायद ज़्यादा बेटर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है कि क्रमशः उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा होती है।
तो पहले उत्तरी इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब मैं बता चुका हूं कि उत्तरी गोलार्ध में जो गायर होते हैं, धारा चक्कर होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में धारा चक्कर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे घड़ी की सुइयों के विपरीत, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, घड़ी की सुइयों के विपरीत ये नहीं हो सकता। अब ये रह गया घड़ी की सुइयों के अनुरूप और घड़ी की सुइयों के विपरीत, दक्षिणी में घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो इसका मतलब ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ये स्कूल व्याख्याता एग्जाम जो 2015 का था उसमें पूछा गया प्रश्न था, सिंपल बात है। अब अगली जो बात आती है वो आती है निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। अब जब कई बार ऐसा दिया जाता है, ध्यान देना, इस धाराओं में एक पंगा है जिसको मैं समझा देना चाहता हूं आपको कि सीधा प्रश्न दे देते हैं कि निम्न में से कौन सी भिन्न है, निम्न में से कौन सी धारा भिन्न है। जैसे ये मैंने दे रखा है, ये प्रश्न दे रखा है, तो सबसे पहले आपने जो कंटेंट पकड़ना है हल करने के लिए, ध्यान देना इस बात पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि निम्न में से भिन्न है, तो सबसे पहले कंटेंट पकड़ना आपने गर्म या ठंडे का। कई बार ऐसा होता है कि 2 गर्म होती है 2 ठंडी होती है, ऐसे प्रश्न नेट जेआरएफ में और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जा चुके हैं। तो 2 ठंडी और 2 गर्म होती हैं, तो आप दूसरा कंटेंट क्या पकड़ोगे, दूसरा पकड़ोगे महासागर। कई बार ऐसा होता है कि निम्न में से भिन्न है, भिन्न का मतलब कि 3 तो जो है अंटार्कटिक की और 1 हिंद की है, या 3 जो है प्रशांत की और 1 जो है अंटार्कटिक की है। तो कई बार गर्म ठंडे वाला लॉजिक काम है नहीं करता, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और तीसरी अगर बात पकड़ोगे ना, तो आप उत्तरी और दक्षिणी को पकड़ोगे कि कई बार एक ही महासागर में दी होती है, तो निम्न में से भिन्न है, तो 3 तो उत्तरी गोलार्ध की होती है और 1 आधी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की होती है। चारों की चारों गर्म होती हैं। मान लीजिए चारों की चारों अंटार्कटिक की गर्म धाराएं लिखी गई है ऑप्शन में, और कहा गया है कि निम्न में से भिन्न कौन सी है, तो फिर आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पकड़ना पड़ेगा। अब दोबारा फिर ध्यान दें, 3 तथ्य हैं धाराओं को हल करने के कि निम्न में से भिन्न है। अगर ठंडी गर्म की शर्त दे दे तो बात ही क्लियर हो जाती है, तब तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन कई बार 2 ठंडी 2 गर्म होती है, तो फिर हम क्या पकड़ेंगे, पहले महासागर को पकड़ेंगे संपूर्ण को। और तीसरी बात में हम क्या पकड़ेंगे कि एक ही महासागर की, मान लीजिए एक ही तरह की ठंडी या गर्म धाराएं दे दी हैं, तो आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को पकड़ेंगे, ताकि उसमें उस चीज को स्पष्ट किया जा सके कि 3 तो उत्तरी गोलार्ध की गर्म है और 1 जो है उन ऑप्शन में से वो दक्षिणी गोलार्ध की गर्म है। तो बात समझ में आ गई होगी। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम देखो प्राध्यापक परीक्षा 2018 में जितने ज्यादा धुरंधर है ना, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, मैं किसी और की बात ना करके, कि जब मैं पूरी तैयारी के साथ जब गया था व्याख्याता एग्जाम देने, तो मैंने भूमध्य सागरीय शब्द को भूमध्य रेखीय शब्द पढ़ लिया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, और उस समय मुझे एहसास नहीं था और मैंने CF की जगह AF जलवायु भर दिया था। हालांकि कंटेंट पूरी तरह से क्लियर होने के बाद भी मैंने ये नहीं देखा कि क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे सबसे पहले जब पढ़ते हो तो नेगेटिव फॉर्म में तो प्रश्न नहीं है क्या, अगर नेगेटिव फॉर्म में प्रश्न है तो पहले देख ले क्या पूछ रहा है वो, जल्दी कूद के एकदम प्रश्न के ऊपर नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो कि नेगेटिव है, ये पूछ रहा है कि ठंडी नहीं है। तो आप बताइए, अंटार्कटिक महासागर, अफ्रीका के तट के ऊपर बेंगुला धारा ठंडी है, पेरू धारा या अम्बोल्ट धारा ठंडी है, कनारी धारा ठंडी है, एंगुलहास धारा जो अभी अभी मैं बता के हटा हूँ, हिंद महासागर मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल से निकलती हुई ये आगे के जो प्रवाह को एंगुलहास धारा कहते हैं, ये कैसी है, गर्म है। अब ध्यान दो, एंगुलहास धारा अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया कि कनारी और एंगुलहास धाराएं, कई बार ऐसे IAS के एग्जामों में ऐसा हुआ है कि एंगुलहास धारा जब सारी की सारी जो दे रखी होती हैं, मान लीजिए यहाँ कोई विशेष जो गर्म धारा दे रखी होती, गर्म धारा का मतलब अलास्का धारा, तो स्पष्ट था कि ये गर्म है, तो एंगुलहास कई बार ठंडी भी गिन ली जाती है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ये सामान्यता जो है इसकी प्रकृति के हिसाब से ये गर्म है, और इसकी प्रकृति के हिसाब से ये क्या है, गर्म है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जल है उसका लंबवत उत्क्रमण होता है, इसीलिए जो ठंडा जल है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो ये जो प्रवाह
है, प्रवाह का हिस्सा है उत्तरी अंटार्कटिका का, उसमें ये ठंडी धारा है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी। अगली जो बात आती है, साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर तो लगातार जो है फेंके जा रहे हैं, बात जो है बुरा स्पीड से करवा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि देखो, मजाक के या शायरी के या फिर जोक्स के जो क्लासें होती हैं, शायद आप सोचते होंगे कि उनमें इंटरटेन होता रहता है। भी देखो, मेरे से इस तरह की बातें तो होगी नहीं आपसे, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको उमंग और जोश से भर दूं, ताकि जो गलतियां हमारी पूर्व में रही हैं उनको हम सुधार सकें और भविष्य का निर्माण कर सकें। तो साथियों, आपको मेरे साथ बना रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं आपको कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरी हमेशा की प्रकृति ऐसी रही है कि जब बात कंटेंट की हो तो हम कंटेंट की ही बात करें, और अन्यथा जो बात करनी है तो YouTube के ऊपर बहुत सारा कचरा चलता है। अब आपको मैं एक हिदायत के तौर पे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल फोबिया है, जिसमें YouTube है या फिर फेसबुक है या फिर अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिनकी आपको एक लत लगी हुई है कि उनके बिना आपको नींद नहीं आती, तो 3 महीने में अगर मैंने समय दिया आपको, तो 3 महीने में आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी गतिविधियां कम कर दो। ये मत देखो कि हाय मेरी फ़ोटो पे तो लाइक ही नहीं किया किसी ने, और अगर एक बंदा डिसलाइक कर दे आपकी फ़ोटो को तो फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। तो साथियों, जितना आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, मानता हूँ कि उसके फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा छोड़ दें और कोशिश ये करें कि कम समय में हम बेस्ट तैयारी करें। तो फिर गति तो मेरे वाली पकड़नी पड़ेगी। अब ये आपको मजाक लगे और आपको बोरिंग करे, वो आप पर निर्भर करता है कि आप बोरिंग हो रहे हो या फिर इससे प्रेरित हो रहे हो। तो आगे के क्रम में हम वही बात फिर दोहराते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी ये शब्द पकड़ना आपने, ठंडी जल धाराएं हैं, तो इसमें कौन सी है? पेरू ठंडी है। एल नीनो तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देती है, अभी बता के आया हूं मैं। एल नीनो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देती है, अभी मैं बता के आया हूं। और फिर बात आती है कैलिफोर्निया, कैसी है? ठंडी धारा है। नॉर्वेन धारा जो है, नॉर्वेन धारा जो उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह यानी कि नॉर्वे का कंबल कहलाती है, जिसके कारण नॉर्वे और रसिया के जो बंदरगाह हैं वो वर्ष भर खुले रहते हैं। जैसे रूस का एक बंदरगाह है मुर्मुसक जो है, साल भर खुला रहने के कारण नॉर्वे धारा, या इसको कई बार हम उत्तरी अंटार्कटिक या नॉर्वेनियन धारा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये भी गर्म है। इसका मतलब ए और जो सी है वो सही है ना। आगे के क्रम में इसी तरह के प्रश्न जो हैं अगर मैं थोड़ा छोटा करूं तो मेरे को लगता है कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो रही है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको तो क्या स्पष्ट दिखाई देगा। एक बार मैं छोटा करके आपको दिखाता हूं, ये कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि जो प्रश्न है वो एक ही स्क्रीन पे आ सके। क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? अगर इस लेवल पे आपको अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो फिर मैं जो अगले वीडियो में जब भी प्रश्न हल करवाऊंगा तो इसी स्क्रीन पे करवाऊंगा। ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बार तो मुझे लगता है कि मैं बड़े पे ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? प्राध्यापक परीक्षा 2018। एक बात और ध्यान करना, यही जो चीज़ है वो सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्ज़ाम 2010 और यही चीज़ जो थी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2014 में जो भर्ती हुई थी उसमें ये पूछी गई थी। क्या कौन सा महासागर ऐसा है जिसमें मौसम के अनुसार धाराएं बदलती है या मौसमिक उत्क्रमण होता है धाराओं में? तो अभी बता के हटा हूं मैं आपको कि ये होता है उत्तरी हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर की उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा है ना। इसमें मौसमिक, मैंने बताया था कि ये ग्रीष्म काल में लुप्त हो जाती है, लेकिन बाद में ये वापस
शीतकाल में चलने लगती है। लेकिन शीतकाल में जो हिंद महासागर है उसकी प्रति विषुवत रेखीय जो धारा होती है वो, या विपरीत धारा जो होती है वो लुप्त हो जाती है। ये प्रश्न एक बार आईएएस में भी आया हुआ है, तो बात स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके बाद आती है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी अभी पूछा गया प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न है, ठंडी धारा नहीं है। तो ब्राजील धारा गर्म है, ठंडी धारा नहीं है। ब्राजील धारा गर्म है, बेंगुला धारा ठंडी है, हम्बोल्ट पेरू धारा ठंडी है, फाकलैंड धारा ठंडी है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी पूछा गया ज्योग्राफी के पेपर में, जो सितंबर में पेपर हुआ उसी में पूछा गया था। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है वो आपके पास स्क्रीन पर ये है, उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिमी से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को कहते हैं। दोबारा ध्यान दो, कितनी सुंदर बात है, समझना चाहिए। और एक जल्दबाजी मत करना, वहाँ पर दिशाएं बनाकर आप लोग इस चीज़ को हल करेंगे। देखो इसने कहा है उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय, यानी ये 0 डिग्री है, इसके उत्तर वाली और दक्षिणी वाली मध्य पश्चिमी से पूर्व की ओर, इन दोनों के बीच में पश्चिमी से पूर्व, यानी कि पृथ्वी की गति के अनुरूप जो चलने वाली धारा है वो कौन सी होती है? इस तरह से कौन सी चलती है? जो पश्चिमी की दिशा के अनुसार, यानी कि लगभग ये 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री दक्षिणी के मध्य जो चलने वाली धारा है, इसको हम मौसम के अनुसार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा, या हम इसको क्या कहते हैं? विपरीत धारा। किसी जिस महासागर में होगी उसका नाम इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो अब देखो, प्रति विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये शब्दों का जाल है, ये गलत है। और दक्षिणी प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं होता, ये तो बात अपने आप में गलत है। ये आती है प्रति विषुवत रेखीय धारा, सिंपल सी बात है। कई बार ये, और बाकी उत्तरी और दक्षिणी जो विषुवत रेखीय धाराएं हैं उनकी दिशा पूर्व से पश्चिमी की तरफ होती है। ये पृथ्वी के विपरीत गति करती है, क्योंकि जल पृथ्वी की गति का साथ नहीं दे पाता। अब अगली बात जो है वो आप देखिए, निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर बेसिन नहीं है वह है। साथियों, ये प्रश्न बड़ा जो है आम जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो इसमें गलती करते हैं। पूर्वी अंध महासागर, इसको पढ़ने में पक्का गलत करते हैं कि अंध महासागर का मतलब अंटार्कटिक। जब हम अमेरिका को बनाते हैं इस तरह से, और इधर जो है यूरोप को बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ अफ्रीका को बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका और ब्राज़ील आ गया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, आप समझ गए होंगे कि ये यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका का भाग है, और ये दक्षिणी अमेरिका लैटिन अमेरिका है, और ये जो है अफ्रीका और ये यूरोप वाला भाग है। ठीक है, अब इसमें इसने क्या पूछा कि पूर्वी अंध महासागर, तो जहाँ महाद्वीप तो क्या है, ये पश्चिमी हिस्सा है, लेकिन जो अंध महासागर है उसका पूर्वी हिस्सा ये होता है, इधर वाला जो भाग है तट, वो पूर्वी हिस्सा, और ये होता है पश्चिमी हिस्सा। किसका? अंध महासागर का। किसी भी महासागर में जो दिशा होती है वो अपने आप में पढ़ने में उल्टी सी लगती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से इसको सोचना है कि पूर्वी अंध महासागर के बेसिन नहीं है। तो इसमें देखो, किनारी धारा कहाँ पर है? किनारी धारा यहाँ पर है ना। फिर देखो, लेब्राडोर धारा कहाँ है? यहाँ पर है। और इसके बाद स्पेनिश धारा कहाँ है? यहाँ पर है। और इसके बाद केप वर्डे बेसिन कहाँ है? यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि मिला जुला सा बेसिन के नाम से ये उन्होंने दिया है कि कनारी बेसिन यहाँ पर है, और केप वर्डे जो है मंडेरिया द्वीप और केप वर्डे द्वीप यहाँ पर है, और ये जो बेसिन है स्पेनिश वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब एक लेब्राडोर जो क्षेत्र है वो पूर्वी का हिस्सा नहीं है, वो पश्चिमी अंध महासागर का हिस्सा है। अब अगली बात देखो ध्यान से, अगली जो बात आती है बड़ी सिंपल सी है, प्रश्न को आराम से पढ़िएगा। महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागर धाराओं के गति चक्र गायर का भाग नहीं है।
उत्तरी अंध, गायर का भाग नहीं है। कई बातें जो मैंने अभी आपको कंटेंट के तौर पे जब पढ़ाया इस सिस्टम को, तब ये बताई थी कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नगण्य मानते हैं, यानी कि थोड़ा अगर उसका लेवल कम है तो उसको हमें चुन लेना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में हुआ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में जो हुआ था उसमें आया हुआ ये प्रश्न था। तो इसमें है कि उत्तरी जो गायर है अंटार्कटिक महासागर का, उसका हिस्सा नहीं है, किनारी तो है, पक्का है। अब उत्तरी विषुवतीय धारा तो है, गल्फ स्ट्रीम तो मुख्य है इसमें। तो अब लेब्राडोर जो धारा है उसके ऊपर ध्यान करना है आपने। हालांकि ये जरूर जो गल्फ स्ट्रीम है उससे टकराती है, और एक जो न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेंट जॉर्ज बैंक का निर्माण करती है, अनुकूल दशाएं पैदा करती हैं, विपरीत परिस्थितियां पैदा करती हैं। तो लेब्राडोर धारा को हम क्या कहेंगे, इसका हिस्सा नहीं है। अब अगली जो बात आती है वो ध्यान दें कि शीतकाल में जो महासागरीय धारा चलना बंद हो जाती है वह है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे हुए हैं, हिंद महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। अब ये सारी की सारी, पहली बात तो ये है कि आपको जब इस तरह के प्रश्न पूछे कि कौन सी धारा शीतकाल में, ग्रीष्म काल में या मौसमी उत्क्रमण, तो पहली बात है कि अन्य महासागरों के जो नाम है ना उनको तो काट ही दें। जैसे उत्तरी प्रशांत एंगुलहास धारा, गलत। अब इसके बाद ये भी क्या, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। जैसा कि मैंने बताया कि हिंद महासागर में जब शीतकाल आता है तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो है बंद हो जाती है, और ये सामान्यतः जो ग्रीष्म काल होता है उसमें भी ये धारा जो है वो कोई खास प्रवाह के साथ नहीं चलती, लेकिन प्रति विषुवत रेखीय धारा ग्रीष्म काल में पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। तो ये चीज़ जो है अभी हमने जब बात की थी तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया था, तो इसका उत्तर ए सही था। अब अगला जो प्रश्न है, महासागरों की स्थायी धाराओं के चलने का प्रमुख कारण है। स्थायी धाराओं यानी जो महासागर है उसके स्थायी जल प्रवाह होने का मुख्य कारण है। तो मैंने ये बात बारी बारी बताई है, ये MPPSC में 2009 में लेक्चरर एग्जाम में, फिर सेकंड ग्रेड एग्जामों में, फिर एक बार RAS एग्जामों राजस्थान में भी रिपीट हुआ है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, देखो तापमान की विभिन्नताएं कारण तो है, धाराओं के गति के मूल कारण या उत्पन्न होने के जो मूल कारण है उनमें तापमान की विविधता है, फिर घनत्व की विविधता है, बिल्कुल है, फिर कोरियोलिस बल का प्रभाव है, बिल्कुल है। लेकिन मैंने कहा इनमें से मुख्य कौन सा है, स्थायी जो धाराएं होती है वो धाराएं नदियों की तरह, या स्थायी जो प्रवाह होता है वो वायु क्रिया से या सनातनी पवनों से। अब इसके कितने नाम हो गए, इसको हम स्थायी पवन कहें, ग्रहीय पवन कहें, सनातन पवन कहें, प्रचलित पवन कहें, या फिर सन्मार्गी पवन कहें, ये एक ही बात है। जब तक पृथ्वी घूमेगी ये हवाएं यूं ही चलेंगी, इनकी दिशाएं परिवर्तित नहीं होंगी। और जब तक पृथ्वी को, अगर हम कल्पना करें कि पृथ्वी जो है एंटी क्लॉक वाइज की जगह क्लॉक वाइज घूमना शुरू हो जाए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान कर लेना इस बात पे, क्योंकि जब अगला ज्वार भाटे में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रमा के घूर्णन को आधा कर दें, पूरा कर दें, या चंद्रमा के परिक्रमण के साथ परिवर्तन कर दें, भ्रमित करने के लिए जैसे घूर्णन है चंद्रमा का, या पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो एक तरह से भ्रमित करने के लिए देता है, ज्वार के समय में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी कैलकुलेशन अगर पूछ रहा है तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन को हम क्या कर दें, पूर्व से पश्चिम कर दें, है तो पश्चिम से पूर्व, हम उल्टा कर दें, क्लॉकवाइज कर दें, तो उत्तरी गोलार्ध में धारा चक्कर होगा, तो धारा चक्र भी उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस प्रभाव भी उल्टा हो जाएगा। ये सनातनी जो पवने हैं, सन्मार्गी पवने हैं, इनकी दिशाएं भी उल्टी हो जाएंगी। और इसके अलावा जो गायर है उत्तरी गोलार्ध का, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्या है, वो क्लॉकवाइज है। अगर पृथ्वी को क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी महासागरों के गायर हैं, धारा चक्कर हैं, वो क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो ये प्रश्न ऐसा हो सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से दूसरों से भिन्न है। अब देखो इसमें कोई शर्त नहीं दे रखी, यहां थोड़ा ध्यान देना, यहां कंटेंट पूरा स्पष्ट होने की संभावना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं UPPSC द्वारा 2008 में पूछा कि निम्न में से भिन्न है। सबसे पहला क्या पकड़ोगे, ताप। ताप के आधार पर दो प्रकार, ठंडी और गर्म। इसमें देखो कनारी ठंडी है, मोजाम्बिक क्या है, गर्म है, आयोसीओ क्या है, ठंडी है,
फाकलैंड क्या है? ठंडी है। ध्यान दे, फाकलैंड क्या है? ठंडी है। तो इसका मतलब मोजाम्बिक जो चैनल की धारा है वो गर्म है, और इसका उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से मोजाम्बिक धारा होगा। लेकिन मैं यहां एक चीज और लिख दूं कि इनके ऑप्शन अलग करता हूं मैं। कनारी 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर इसका ऑप्शन जो है मैं चेंज करता हूं, और फिर इसी प्रश्न को हम दोबारा हल करते हैं। कनारी, ब्राजील, और तीसरा जो ऑप्शन देता हूं आपको मैं, वो देता हूं लेब्राडोर, और चौथा जो ऑप्शन देता हूं यही पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। अब यहां ध्यान देना कि मेरे अनुभव में मैंने खुद ऐसा अटेम्प्ट किया था, जहां तक मुझे याद है सेट एग्जाम 2014 में पूछा गया कि जब भिन्न पूछा तो पहला कंटेंट क्या उठाए? ताप। ताप में तो पकड़ में आ गई, मोजाम्बिक धारा क्या है? गर्म है। लेकिन अब जो आती है कि भिन्न में, तो कनारी अंटार्कटिक की है, ठंडी है। ब्राजील अंटार्कटिक की है, गर्म है। लेब्राडोर क्या है? अंटार्कटिक की है, ठंडी है ना। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म है। अब गर्म वाला कंटेंट काम नहीं करता इसमें। अब क्या करेगा? अब काम करेगा इसमें महासागरों की स्थिति। तो ये 3 तो क्या है? अंटार्कटिक की, और चौथी किसकी है? चौथी है प्रशांत की। तो इसका मतलब कंटेंट समझ में आ गया। अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इसमें भी 2 ठंडी 2 गर्म दे देते हैं, जैसे इसके अंदर मैं दोबारा ऑप्शन दूँ अगर आपको, तो लेब्राडोर धारा है, कनारी धारा है, ये 2 दे दी, और फिर ब्राज़ील धारा दे दी, और एक और चीज़ आपको दे देते हैं इसी के अंदर, जैसे ब्राज़ील दिया और इसके अंदर दे दिया उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। यहां पर उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह दे दिया आपको। अब देखो इसको, अगर इसी में देखें तो पहला कंटेंट हमारा क्या था? ताप। दूसरा जो था वो था महासागर, और तीसरी जो बात हम पकड़ रहे हैं वो ये देखना है कि उत्तरी और दक्षिणी। कनारी उत्तरी अंध की है, ब्राज़ील दक्षिणी अंध की है, लेब्राडोर उत्तरी की है, और ये क्या है? ये भी उत्तरी अंटार्कटिक की है। तो यहां देखो लेब्राडोर और कनारी 2 ठंडी है, ब्राज़ील और ये गर्म है। लेकिन ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, उनमें हम गफलत करके आते हैं। पक्का थोड़ा सा दिमाग धीरे से आपने सोचना है, फिर इसका उत्तर देना है। कई बार पहला कंटेंट पकड़ना आपने ताप, दूसरा पकड़ना आपने महासागर, और तीसरा एक महासागर में जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 गर्म 2 ठंडी धाराएं आई, तो भिन्नता कैसे स्पष्ट करोगे? तो फिर आपने उत्तर और दक्षिणी के गायर को पकड़ना है। अब इसके बाद बात आती है अगली, उत्तरी अंध महासागरीय वर्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? उत्तरी अंध महासागर, तो पहले कैरेबियन द्वीपों से निकलने वाली, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, और आखिर कैनरीज या किनारी धारा के रूप में होती है। तो ये एक पूरा गायर करती है। इसका मतलब इसका सही उत्तर ये है। अब इसके बाद बात आती है आगे की। आगे जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, ब्रिटिश द्वीप समूह जो है तुलनात्मक रूप से सम जलवायु का कारण बनते हैं। तो ब्रिटिश द्वीप समूह के पास उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह होता है, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह होता है, जिसके कारण समकारी प्रभाव होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो उत्तरी सागर है या जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, नॉर्वे का जो तट है, वो तट शीतकाल में भी कभी जमता नहीं है, और तटों के आसपास समकारी जलवायु का प्रभाव बना रहता है। उसका मूल जो कारण होता है वो होता है उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। क्यूरोसिवो धारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा स्पष्ट होती है। ये प्रश्न बड़ा गजब का है। ये यूपीपीएससी से 2010 से उठाया गया है। ये मतलब एक तरह से जो आरएस एग्जामों, राज्य जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखो क्यूरोसिवो
एक बात तो ये कि प्रशांत का क्यूरोसिवो जो धारा है वो गल्फ स्ट्रीम की तरह है, इसका मतलब गर्म है, गर्म है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब वैसे तो गर्म है वो महासागर, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा स्पष्ट कब होती है? शीतकाल में। शीतकाल में क्या होता है सर्दियों में कि वो जो गर्म प्रवाह है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कितना ज़्यादा है, लेकिन गर्मी में जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता क्योंकि तापमान लगभग ज़्यादा भिन्न नहीं होता। लेकिन शीतकाल में इस धारा का और सामान्य जो तापमान होता है महासागर का वो भिन्न होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समुद्री जल धारा अन्य से भिन्न है? तो गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिवो, उत्तरी अंध महासागरीय धारा यानी कि इसको उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह भी कह सकते हैं, लैब्राडोर, इसका मतलब भिन्न पूछा है। पहले क्या पकड़ना कंटेंट को? ताप को। तो ताप क्या है? इसका जो है लैब्राडोर का ठंडी प्रकृति की है, बाकी सारी क्या है? गर्म प्रकृति की है। इसके बाद है कथन और कारक। ये यूपी के पीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ताकि मैं ये चाहता था कि आपके कंटेंट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, है ना। कथन है, विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रतिविश्वत रेखीय धारा पाई जाती है। थोड़ी सी बात ध्यान कर लेना, विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रतिविश्वत रेखीय धारा पाई जाती है। इसका मतलब हम हिंद महासागर में ये बात नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते कि शीतकाल में प्रतिविश्वत रेखीय धारा नहीं होती। इसका मतलब होती है। पूरी तरह से ये बात सही तो नहीं है, लेकिन इसको सही माना जा सकता है। गलत सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है। अब अगली जो बात कहता है कि प्रतिविश्वत रेखीय धाराएं विश्वत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल को पुंजित करने से उत्पन्न होती है। प्रश्न देखो, गौर से पढ़ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, समझाना बहुत जरूरी हो गया है इस प्रश्न को। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रतिविश्वत रेखीय धारा तो हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर में 6 महीने ये लुप्त होती है और 6 महीने चलती है, तो इसका मतलब होती है। लेकिन प्रतिविश्वत रेखीय धारा, इसका मतलब क्या है कि जो 0 डिग्री है, ये दिख रहा होगा आपको, 0 डिग्री है, इसके ऊपर जो किसी भी महासागर में एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी जो है प्रवाह इस तरह से चलता है, विश्वत रेखीय प्रवाह। तो ये कहता है, ये लाइन नीचे वाली कारण जो है वो ध्यान दें, क्या कहता है कि प्रतिविश्वत रेखीय धाराएं विश्वत रेखीय धाराओं, विश्वत रेखीय उत्तरी और दक्षिणी द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में, महासागर के पूर्वी भाग में, मान लीजिए ये महासागर है, इसमें ये धाराएं चल रही हैं, तो महासागर का ये कौन सा भाग है? पश्चिम भाग है। तो पूर्वी भाग से तो ये धाराएं चलती हैं, उत्तरी और दक्षिणी, तो ये जल कहाँ इकट्ठा करेगी? पश्चिमी भाग में, ना कि पूर्वी भाग में। इसका मतलब ये बात गलत है। तो इसका मतलब अगर मैं सही कहूँ तो ये होगा ए सही है और आर ए गलत है। थोड़ा सा प्रश्न को ना, इस तरह के कथन कारण वाले प्रश्नों, थोड़ा सा खोपड़ी लगा लेना, बाकी बात तो बिल्कुल सरल है, बस बात खोपड़ी लगाने की है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की 2 मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? उत्तरी प्रशांत की बात कर रहे हैं। 2 मुख्य जो शीत जो धाराएं होती है, इसमें लैब्राडोर की तरह जो एक प्रवाह है उसको हमने कहा था क्यूराइल धारा, और दूसरा इसको हम कई बार कह देते हैं आयोसिवो धारा। तो इसमें अगर और ऑप्शन अगर हम देखें तो आयोसिवो एक तरह से क्या है? ठंडी है। कैलिफोर्निया ठंडी धारा है, अलास्का गर्म है, क्यूरोसिवो गर्म है। फिर उत्तरी विश्वत रेखीय, प्रतिविश्वत रेखीय धाराएं गर्म है, उत्तरी प्रशांत और क्यूरोसिवो धाराएं फिर गर्म है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आयोसिवो और कैलिफोर्निया धारा। लेकिन एक अगर कोई मजबूत धारा की बात करें ठंडी की, तो वो क्यूराइल धारा होगी, या फिर हम उस पूरे ओकोटस्क जो धारा आती है ओकोटस्क सागर से, वो भी ठंडी होती है। दोनों मिलके क्या बना देती है? आयोसिवो को रूप बना देती है, आयोसिवो धारा के रूप में जानी जाती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अब अगली जो बात आती है वो आती है महासागरों के निम्न में से किस भाग में जनवरी और जुलाई में महासागरीय धाराओं में भिन्नता के तंत्र देखे जाते हैं? सिंपल बात है, मौसमिक उत्क्रमण कहाँ होता है? ये सीधा प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दें। ऐसे ही प्रश्न आरपीएससी 2010 फिर 14 में
एसएसटी एग्ज़ामों में सेकंड ग्रेड में, और बहुत बार जो है ये प्रश्न मैं अगर बात करूं तो स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसा तंत्र है महासागरीय जिसके अंदर मौसमिक उत्क्रमण होता है। तो ये उत्तरी अंध नहीं होगा, गलती मत कर देना, उत्तरी अंध नहीं होगा, उत्तरी हिंद होगा। देखो शब्द लिखे हुए हैं, कई बार हमें आते हुए भी क्या हो जाता है, हम हल करने में थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। अंध और हिंद में ज़्यादा सा अंतर नहीं है। और जैसा कि कॉलेज व्याख्याता में एक प्रश्न मुझसे भी गलत हुआ, उसमें पूछा गया था GIS की फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे, दो तो ठीक नहीं थे और तीसरा ऑप्शन दे रखा था कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस जब ग्लोबल को मैंने पढ़ा तो ज्योग्राफिकली पढ़ा या पढ़ने में मिस्टेक हुई और मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। इतना आसान प्रश्न अगर गलत हुआ है तो वो पढ़ने की मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो कई बार इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो आगे आप ध्यान दें कि कथन, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती। ये बात कैसी है? हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत यानी प्रति विषुवत रेखीय धारा नहीं पाई जाती। अगला क्या कहता है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब प्रति विषुवत रेखीय जो धारा है वो क्या है, नहीं पाई जाती। इसका मूल जो सही व्याख्या है वो यही है कि ग्रीष्म ऋतु में जो महासागर है उसमें दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो सक्रिय होता है। इसलिए AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या 1 नंबर ऑप्शन होगा इसका। गल्फ स्ट्रीम ब्राजील धारा से अधिक बड़ी है, बात ठीक है या गलत है? गल्फ स्ट्रीम ब्राजील धारा से अधिक बड़ी है। इसका मतलब मैं अगर इसको और स्पष्ट करूं तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे जब हमने सब प्रश्न पढ़ रखे हैं लेकिन ये प्रश्न हल करते हैं तब समस्याएं आती हैं कि क्या चीज़ ऐसी थी जो हम कंपैरिजन करके नहीं बता पाए। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ना मुख्यतः 8 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में चलती है, लेकिन ब्राज़ील धारा जो है वो 8 या 10 डिग्री से लगभग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में बहुत बड़े प्रवाह के रूप में चलती है। तो इसका मतलब गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील धारा से बड़ी है। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। दक्षिणी विषुवत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दक्षिणी विषुवत धारा अटलांटिक महासागर की बात चल रही है और इसकी दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है, बात ठीक है। और उत्तरी जो शाखा होती है वो एंटीलीज धारा के रूप में मैक्सिकन गल्फ के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये बात मेरे वीडियो से स्पष्ट हो गई थी, तो ये सही है। तो इसका मतलब A गलत है और R सही है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब अगली बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है, तो ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रश्न अभी पूछा गया था। कौन सी नहीं है गर्म धारा, ये मैं नहीं करवाऊँगा, आप खुद कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि सिंपल प्रश्न जो है मैं यहाँ करवाऊँ। हालांकि मैंने जो प्रश्न ढूंढे हैं वो गजब के ढूंढे हैं। परिध्रुवीय धारा अंटार्कटिका को पश्चिमी से पूर्व की ओर घेरती है। प्रश्न यहाँ देखना, शब्दों का कमाल ये कहता है कि परिध्रुवीय यानी कि उपध्रुवीय कह दूं मैं इसको, उपध्रुवीय अंटार्कटिका जो महाद्वीप है को पश्चिमी से पूर्व की ओर घेरती है, पश्चिमी से पूर्व की ओर घेरती है ना। कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी जो पवन है अनवरत पश्चिमी से पूर्व की ओर बहती है और किसी प्रमुख भूसंहति से उसका सामना नहीं होता। भूसंहति का मतलब है महाद्वीपों से या कोई स्थलीय आकृति से। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो प्रश्न क्या कहता है कि ये परिध्रुवीय जो धारा है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, मान लीजिए गोलार्ध में, है ना। तो इसके ऊपर ये अगला थोड़ा सा चित्र बना लेना, बात एकदम सही हो जाएगी। तो इसमें अंटार्कटिका पश्चिमी से पूर्व की ओर घेरती है, यानी कि पश्चिमी से पूर्व की ओर घेरती है इसको। यानी मैंने बताया कि दक्षिणी जो प्रवाह है किसी भी महासागर का वो पूर्व से पश्चिमी की तरफ, यानी ये बात क्या ठीक है क्या? दोबारा ध्यान दो इसके ऊपर कि अंटार्कटिका को पश्चिमी से पूर्व, अब मैंने ये लाइन खींची कि पश्चिमी से पूर्व, क्लियर है बात? तो ये बात ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है
कि ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 वाला में पूछा जा चुका है कि समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में सीधी और दूर दूर और समांतर होती है। क्योंकि कारण दे रखा था, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से जो पवन प्रवाह है वो चलता है, या फिर कई बार इसके ऑप्शन में ऐसा दे देते हैं कि क्योंकि वहाँ महाद्वीप नहीं है, केवल जल राशि की विशालता के कारण समकारी प्रभाव रहता है, और ये जो पवन प्रवाह या पवन पेटियाँ होती है वो तीव्र गति से बहती है, जैसे कि गरजता 40 सा, चीखता साठा, भयंकर 50, चीखता साठा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये पछुआ प्रवाह के लिए करते हैं। तो ये बात देखो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसकी ए और आर दोनों क्या है, सही है, और व्याख्या भी सही है। अगला जो प्रश्न देखो, शायद आपको ये देखने में परेशानी होती होगी, प्रश्नों को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय जल में पादप पलवकों की मात्रा को निर्धारित करते हैं? यानी कि पादप जो प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन जो होते हैं वो किससे बनते हैं? तो महासागरीय धाराएं, तापमान एवं लवणता, या महासागरीय जल की गहराई और दिन रात की लंबाई। तो इसने पूछा है मात्रा को निर्धारित करते हैं। नीचे कूट दिए गए हैं भाई, 4 तथ्य देकर कूट दिए गए हैं। महासागरीय धाराएं, तापमान एवं लवणता, महासागरीय जल की गहराई और दिन और रात की लंबाई। तो इसमें कूट कौन से सही हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, लेकिन दिन रात की लंबाई के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। अब ये विचार अगर हम करें तो सिंपल बात है, बेंगुला धारा का प्रभाव कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था। बिल्कुल ठीक है, बेंगुला धारा जो है कालाहारी के मरुस्थल के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि ये ठंडी धारा है और महासागर में उच्च वायु दाब का निर्माण कर देती है। तो फिर यहाँ जो है बरसात के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद है एंगुलहास धारा का प्रभाव थार के मरुस्थल के में निर्माण में सहयोग है। इसका मतलब एक बार इस ऑप्शन को रुक जाइए। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार बहाव का मार्ग बदलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब एंगुलहास धारा का है, मेडागास्कर द्वीप समूह के पास है, तो वो थार मरुस्थल के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो 1, 2 जो है कूट क्या है, सही होंगे। 1, इसका मतलब क्या कह रहा है ये प्रश्न, इसने क्या पूछा है, कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2 और 3 सही है, ये पूछा है, तो सही है। इसमें ऑप्शन शायद मुझे लगता है कि ये गलत है। बेंगुला धारा जल धारा का प्रभाव कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था, ये ऑप्शन ही गलत है भाई। इसका मतलब आप अगर लिखने में हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, हाँ ये है ना, इसमें 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका। एंगुलहास धारा का प्रभाव निर्माण में नहीं है, देखने में मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं। अब बात आती है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात तो बहुत आ गई है और क्वेश्चन भी लगभग ये 50 की श्रेणी में है, पर मुझे लगता है कि आप बोर हो जाएंगे। आज हमारा जो धाराओं का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, और कल हम जो आज मैंने शेड्यूल की क्लास डाली है उसके हिसाब से हम कंटिन्यू जो हैं पहले 12वीं के स्तर को और फिर बीए के और फिर एमए के स्तर को ऐप पर लगातार जो क्लासें हैं आपको मिलती रहेंगी, और साथ में आपको मिलेगा पीडीएफ, नोट्स बनाने से आज़ादी, और संक्षिप्त और सरल और विविध एग्ज़ामों में आने वाले जो सवाल हैं उनका संग्रहण। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया ये जो संकलित मैटर है वो आपका सहयोग करे, तो मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो जाएगी। और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।